मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, सामान्यतः इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी स्वास्थ्य विषय समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आते हैं और संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोलिये जी, इनका हमेशा से आग्रह हुआ है कि कुछ दिवस जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाए जाते हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को समुचित जानकारी मिले, वो भी एक्सपर्ट द्वारा। हर वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये दिन होता है 21 और हमें कहने बड़ा गर्व महसूस होता है कि ये दिवस मनाने के पीछे भारत की प्रवृत्ति और 2015 से ये दिवस निरंतर मनाया जा रहा है। और आज इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए हमने जिन विशेषज्ञ को आमंत्रित किया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे बीच अमरावती शहर की वरिष्ठ जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सीमाजी बुकड़ा, मैं स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते। डॉक्टर सीमाजी बुकड़ा जहां अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के द्वारा जानी जाती है, वहीं इनकी बहुत बड़ी विशेषता इनकी सुमधुर आवाज। कई सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में इनके भजन सभी का मन मोह लेते हैं। मैं विषय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो जो मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसका महत्व, इसका औचित्य आप क्या मानती हैं? योग ये अति प्राचीन संस्कृति है भारत की, जो कि सबसे ज्यादा भारत में मेरे ध्यान से 27,000 साल, और उस समय ऋषि पतंजलि और उसके बाद में सभी ने उसको अपनी धरोहर मानकर आगे जो बढ़ाया है। और अभी भारत में जो इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के हिसाब से शुरुआत की है, वह एक योग के अत्यंत भौतिक, स्पिरिचुअल, मानसिक जो उसके उपयोग है, उसकी उपयोगिता है, उसकी चमत्कारिक उपयोगिता है, वह सभी लोगों तक पहुंचे, लोग प्रेरित हों और अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखें। इसी भावना से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाना शुरू किया गया। जैसे मैंने कहा कि योग ये शब्द जो है वो युक्त इस धातु से बना है, इसका मतलब जोड़। अभी जोड़ हमारे शरीर के जोड़ जॉइंट्स हो सकते हैं या हमारा मन, हमारा शरीर हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि ये योगासन जो होते हैं उन्हें केवल शारीरिक एक्सरसाइज है, बल्कि हमारी मानसिक रूप से हमें सशक्त करता है, आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से हमें सशक्त करता है। तो हर दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है। फिर एक प्रश्न जो होता है कि योगासन या कोई और भी एक्सरसाइज करने के पहले लोगों ने किन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए, और मेरे प्रश्न का मतलब ये है कि किन लोगों ने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सही में देखा जाए तो योगासन ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यायाम की एक जोड़ है। जैसे अभी आपने बताया कि योग यानी जोड़, तो कोई भी एक्सरसाइज, हम अब कॉमनली इसको एक्सरसाइज करके बोलेंगे, योग का अर्थ वैसे और थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके आगे। हाँ, बट हम जो करते हैं जनरली योग, वो और बाकी एक्सरसाइज, जैसे कि मैं मानती हूँ कि एरोबिक्स हुआ, आजकल जिम सिस्टम बहुत शुरू हो गया है, उसमें जो एक्सरसाइज कराई जाती है वो, या और भी पावर योगा हुआ, और हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो हुआ। ये सारी एक्सरसाइज एक बुनियादी, मतलब एक बेसिक एनाटॉमिकल, यानी हमारी शरीर में नेचुरली होने वाली जो मूवमेंट्स है, हलचल है, उनको दोष रहित यानी बिना बीमारियों के कैसे हम रख सकते, उन बीमारियां ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, और बीमार अगर हो गए हों
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये वेग एक एक्सरसाइज के अलग अलग रूप हो गए। अब सावधानी, कोई भी एक्सरसाइज अगर हम ले लें तो उसमें सावधानी ये होती है कि एक तो सबसे महत्व की चीज है कि हम इनमें से कौन सी एक्सरसाइज, यानी योग, एरोबिक्स, फिजियोथेरेपी या जिम या और कोई पावर योग, इनमें से कौन सी एक्सरसाइज करने के लिए फिट है, पहले ये जानना जरूरी है। अगर हम नहीं है उसके लिए फिट, तो हमको उतना फिटनेस पहले गेन करना है, पहले मिलाना है। ये सावधानी। मैं आपको रोकता हूँ। तो ये किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा उस एक्सरसाइज के लिए फिट हूँ या नहीं हूँ करके, जितने आपने नाम गिनाए? हाँ हाँ, तो उसमें किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि मैं इस एक्सरसाइज के लिए उपयुक्त हूँ या नहीं हूँ करके? ये हम किसी भी फील्ड के, यानी इन सब जितनी मैंने नाम बताए, इन सब फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम उनसे सलाह मशविरा करके हम अपने आप का फिजिकल इवैल्यूएशन करके, यानी एक ऐसा समझिए कि फिजिकल फिटनेस हमारा कितना है, हम कौन से स्थान पर आते हैं, वह हमने एक्सपर्ट के ओपिनियन से पहले जान लेना चाहिए। और फिर हमने कौन से योग या फिजियोथेरेपी या और कोई एक्सरसाइज, ये इनमें से कौन सी एक्सरसाइज के हिसाब से हम फिट है, ये हमने एक्सपर्ट से सलाह करके जान लेना चाहिए। मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ कि हर एक्सरसाइज हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। और इसी में एक दूसरा प्रश्न है कि जो कुछ लोग होते हैं कि घर बैठे बैठे पुस्तक पढ़ के या फिर टीवी देख के कोई एक्सरसाइज करते हैं, चाहे योगासन करते हो, ये कहाँ तक सही है? अब मैं आदरणीय रामदेव बाबा जी का आज याद करूंगी, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस योग के प्रचार प्रसार में बहुत उनका योगदान रहा हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उससे योग का प्रसार तो हुआ है, लेकिन लोगों में ये धारणा हो गई है कि अब आज मुझे फिटनेस की जरूरत महसूस हो रही है। समझो कि उम्र के 50वें साल में इस पड़ाव पर अब मेरे घुटने दुखने लगे और मुझे लगने लगे कि अब मैं योगासन शुरू कर दूं, योग शुरू कर दूं। तो उस समय योग शुरू करना कितना उचित है? या फिर कई लोग मैंने देखा है कि टीवी पर कई सारे लोग योग के प्रोग्राम आजकल देते रहते हैं, सीडीज कई सारी बाजार में मिलने लगी, किताबें तो ऑलरेडी है ही, तो उनको देख के उनमें से कमर दुख रही है तो कमर के लिए कौन से योग है वो देख के और योग करने लगते हैं या एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कि हर मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन ये हर व्यक्ति के लिए 500 mg, 650 mg, 50 mg, नवजात बच्चों के लिए और भी सिरप के फॉर्म में देते हैं, बड़ों को टैबलेट फॉर्म में देते हैं। तो हमें भी ये चीज, ये भी एक दवाई ही है, दवाई की तरह ही है, हम इससे फिटनेस गेन कर रहे हैं। तो हमको इसको सिरप के रूप में लेना है या हमको इसको टैबलेट के रूप में लेना है जो कि 50 mg है, या हमको उस टैबलेट की स्ट्रेंथ बढ़ा करके, क्योंकि हमारा फिटनेस ज्यादा हो सकता है, हम उम्र में कम हो सकते हैं, तो हमको ज्यादा पावर की गोली चल सकेगी, हम उसको पचा सकेंगे, तो हम ज्यादा पावर का योग कर सकते हैं। अगर हम उम्र के 60 साल के बाद के पड़ाव में हैं, तो शायद हो सकता है कि हमको उस गोली की मात्रा में कुछ फर्क करना पड़े, योगासन की मात्रा में, या फिर उसका स्वरूप बदल के हमको उस योग को करना पड़े। इस तरह हमको अकॉर्डिंग टू पर्सन्स नीड, हिज एज, हिज सेक्स, सेक्स से मेरा मतलब है जनरली स्त्रियों का जो स्टेमिना या उनका जो बनावट होती है कुदरती, वो बहुत हेवी काम के लिए नहीं होती, लचीलापन अधिक होता है। हाँ, लचीलापन अधिक होता है। तो उनके लिए जो योग या एक्सरसाइज होनी चाहिए
वो उनके अनुरूप होनी चाहिए। धीरे धीरे उसमें हमारा अगर कोई खास टारगेट है, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। बट पहले ही दिन किसी किताब को देख के कि भाई मुझे आज 50 किलो का वजन उठाने वाला एथलीट बनना है और मैं आज 50 किलो का वजन उठाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ, तो ये ऐसा नहीं होगा। थेंबे थेंबे तड़े साचे। हम एक साथ तो समंदर को नहीं पी सकते, हम एक साथ तो एक मटका भर पानी भी नहीं पी सकते। हमें एक घूंट घूंट करके ही पीना होता है, तभी वो हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब वैसा आपकी बात ही मैं समझ रहा हूँ इस तरह से है कि वो व्यक्ति की जो क्षमता है, अगर वो किसी प्रशिक्षक ट्रेंड आदमी के अंदर में शुरू करे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ऐसे कि वो अपना अनुमान खुद लगा ले कि ये मेरे हाँ, लिए हाँ, उपयुक्त होगा या नहीं होगा। हाँ, और दूसरी बात है कि हमारे दर्शन में दूसरा मैसेज ये भी है कि आप अपने मन से कोई सीमा निर्धारित न करें कि राइट, मुझे यहाँ तक जाना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ एक्सरसाइज जो आप आज कर पा रहे हैं, जरूरी कि कल उतनी आप कर पाएंगे, उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जब व्यक्तियों के इसमें बीच में भिन्नता हो सकती है तो दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, तो आप इसको बराबर देख के करना नहीं है। बराबर। जी इसमें मैं एक और बोलना चाहूंगी कि ये तो दो व्यक्तियों के बीच का अंतर हो गया, दो जेंडर के बीच का अंतर हो गया। मैं यहाँ तक कहना चाहूंगी कि किताब देखकर अगर मैं खुद कोई योग करती हूँ या मेरे लिए आज एक सेट कोई एक्सरसाइज का आज के लिए ठीक है, तो हो सकता है वो करते करते 15 दिन बाद मैं उसके लिए उतना फिटनेस मुझ में आ गया, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो ये भी हमने टाइम टाइम पर खुद एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज हो सकती है। दर्शकों, जो मैम कह रही है कि योगासन हम सभी के लिए काफी उपयुक्त है और इनकी ये विशेषता है कि इसके लिए आपको कोई महंगे जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कई विशेष जगह की जरूरत है। एक शांत स्थान पर आप एक साधारण सी दरी देकर बैठ सकते हैं। हाँ, आवश्यकता है कि आप जब शुरू करें हाँ, तो किसी हाँ, योग्य प्रशिक्षक की हाँ निगरानी जी, में करें, तो आपकी कहीं गलती हो इसको बता सकेंगे। और जैसे मैम कह रही है कि कुछ योगासन या जो व्यायाम है आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। कि प्राणायाम जो होते हैं कि आपको सांस बहुत ज्यादा अंदर लेना है, लेकिन अगर आपको कान की बीमारी हो तो शायद बीमारी पड़ सकती है राइट, आपकी। राइट, मैंने कहा कि जो कुछ निर्देशित किए कि जोड़ों के जॉइंट्स के लिए ये योगासन या एक्सरसाइज उपयुक्त है, हाँ, पर आपके एक्सपर्ट बताते कि नहीं आपके लिए नहीं है, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है। लेनी चाहिए। मैम, अभी हम सब इस लोगों ने एक जो पीरियड हुआ है वो है कोरोना का, उसमें भी लॉकडाउन का, जहाँ राइट, पर हमारे पूरे आने जाने की मनाही थी, कार्यों के लिए मनाही थी, करीब करीब को बराबर, घर में पीरियड की तरफ कैच कर दिया गया था। बराबर, और फायदा ये हुआ कि इसमें हमें घरेलू भोजन मिला, बाहर के खाने की प्रतिबद्ध था और सब लोगों ने साथ में बैठ के भोजन किया है। तो हाँ, इसमें हमारा प्रेम तो बढ़ा है, पर प्रेम के साथ में हमारा पेट भी बढ़ा है, वजन भी बढ़ा है। बराबर, अब जो हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि जितना भोजन कर रहे हैं, जितना अंदर जा रहा है, उसको बाहर भी आपने निकालना, अपना आउटपुट देना है, चाहे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में राइट, दे, जो हमने आमतौर पर नहीं देखा। राइट। तो ऐसे लोगों के लिए कि जिनका इस पीरियड में वजन बढ़ गया, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बढ़ बढ़ गया है जिनका, अब उनके लिए तो उसको कम करने के लिए, जो कोरोना काल में जिनका वजन बढ़ गया, ये एक ग्रुप हुआ, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अब कोरोना का प्रकोप भी थोड़ा कम हो गया है और बाहर निकले, जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें या रनिंग करें, अपने सेहत के अनुरूप। एक तो उससे वजन घटा सकते, किसी भी तरीके से जिन जिन एक्सरसाइज में कैलोरीज काफी मात्रा में यूटिलाइज होती है, उन एक्सरसाइज को एक्सपर्ट की सलाह से करके और अपना वजन वापस नॉर्मल तक के वो ला सकते हैं। अब कोरोना काल में बच्चों का ऐसे हुआ कि जो बच्चे मैदानी खेल खेलते थे या अपने फ्रेंड लोगों के साथ में खेलते थे या भागते दौड़ते थे, उन सभी लोगों पर एक तरह का लिमिटेशन आ गया। पैसिवली कहिए या कुछ लोग करते ही नहीं थे इसलिए कहिए। तो मोटापा घटाने के लिए तो एनी हाउ एक्सरसाइज ही एकमात्र उपाय है, वो किसी भी रूप में हो।
लेकिन वो कैलोरी बर्न करने वाला हो, और वो कैलोरी बर्न करने वाला एक्सरसाइज एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो अपना शेड्यूल बनाए और शुरू करें। धीरे धीरे होगा, अचानक से कम करने की कोशिश ना करें, वो गलत हो जाता है। अब जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे थे, उनमें भी एक तरह का सिडेशन आ गया है, क्योंकि उनका भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। तो उनको भी अगर पेरेंट्स अपने साथ में लेके खुद घर में भी एक्सरसाइज करें, और साथ साथ में बच्चों को भी एक उससे प्रेरणा मिलेगी, और बच्चे भी अगर करते हैं तो बच्चों का भी फिटनेस मेंटेन रहेगा। ये कोरोना काल के कुछ सेडेशन के, इनएक्टिविटी के जो साइड इफेक्ट है, जैसे मैंने एक दिन कोरोना के समय, मतलब जब पहला लॉकडाउन हुआ, उस समय मैंने एक पेपर के रोल को रबर बैंड लगा करके रख दिया था। तो उसका मुझे कोरोना के पूरे समय काम नहीं पड़ा, और अभी 1.5 साल बाद जब मुझे काम पड़ा, तब मैंने जब वो रबर को निकाला, तब उस रबर का लचीलापन खत्म हो गया था, वो अपना साइज फिर से रीगेन नहीं कर पा रहा था। तो हमारी मांसपेशियां इस रबर की तरह होती है, वो जिस पोजीशन में लंबे समय तक हम रखेंगे, उस पोजीशन को अडाप्ट कर लेती है, फिर अगली पोजीशन में जाने के लिए उसको दिक्कत होती है। तो ये रबर का उदाहरण मैंने दिया। इसी तरह अब अगर रबर को मैं बार बार निकालती, कोरोना में बार बार निकालती और बार बार लगाती, तो वो खराब नहीं होता अभी। तो इसी तरह एक्सरसाइज करते अगर हम रहे, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी में अगर हम रहे, अगर हम घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो हम घर में ही ऐसे कुछ काम ढूंढें जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जो कि हम किसी भी एक्सरसाइज में या बाहर के कामों में करते रहे थे, वो अगर कुछ हद तक भी होती है, तो हम उन कामों को बतौर एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही है कि अगर वजन चाहे बच्चे का बड़ों का हो बढ़ता है, तो शरीर में आलस्य निर्माण होता है, तो वैसे ही हमारी काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और बैठे बैठे खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। जैसे हमने लॉकडाउन पीरियड में देखा कि इच्छा भी हो रही है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता भी है, तो भोजन अधिक गया और इस तरह से वजन हुआ। और इसे खर्च करने का जो माध्यम हुआ, तो मैंने कहा कि वो फिजिकल एक्टिविटी है, उसका और कोई दूसरा पर्याय नहीं है। आप बाहर अगर कर सकें सबसे अच्छा है, और नहीं तो घर में कीजिए। घर में भी शर्त यही है कि आप कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, तो जो आप जिन कामों से अभ्यस्त है उसे एक्सरसाइज नहीं माना जाएगा। जब करते करते आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो भी एक्सरसाइज नहीं होगी, उसकी सीमा बढ़ाइए आप। तो जहाँ आपको पसीना आता है, जहाँ से आपका हार्ट रेट बढ़ता है, उससे आप एक्सरसाइज करेंगे और इसका निरंतर प्रयत्न कीजिए, निरंतरता बनाए रखिए। जैसे मैंने रबर का उदाहरण दिया कि उसने अपना लचीलापन खो दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो थी कि बच्चों में मोटापा जो एक बीमारी का सूचक होता है, उससे अगर बचाना है तो उससे केवल सूचना न दे, उसे केवल ऑर्डर न दे, साथ में स्वयं करे, तो हमको देख के बच्चा सीखेगा। और इस तरह से कि पूरा फैमिली अफेयर होगा, फैमिली इश्यू होगा, तो पूरी फैमिली इससे स्वस्थ रहेगी। चूंकि समय की अपनी एक मर्यादा है, इससे हम लोग कार्यक्रम अंतिम होते हैं। आपसे जानकारी तो और ज्यादा चाहिए थी, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके स्वभाव का वो एस्पेक्ट सामने लाते हैं जो सामान्यतः दिखता नहीं है। जैसे मैंने आपके परिचय में कहा कि मैं और हम सभी लोग आपकी सुमधुर आवाज और गले के हम लोग काफी बड़े प्रशंसक हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरा प्रश्न है कि आपको इस गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आप इसे किस हद तक उपयोगी मानती हैं? जहाँ तक मेरे गाने का सवाल है, ये बचपन से ही मुझ में था कि संगीत से लगाव मुझे था। मैं गुनगुनाती रहती थी। स्कूल में जब भी कोई चांस होता, कंपटीशन होती या किसी भी तरह का कार्यक्रम होता, तो मैं गाती रहती थी। उससे मुझे एक तरह का आनंद अच्छा लगता था, हम ये कह सकते हैं। खुश रहती थी मैं गा करके। फिर शादी होने के बाद में मैंने ऐसे ही अपने छोटे छोटे महिलाओं के ग्रुप है, या फिर धीरे धीरे
किसी मंच पर भजन गाना हो, खासकर भजन में मेरी रुचि ज्यादा हुई शादी के बाद में। तो मेरे घर में माताजी ने और मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, सभी घर के लोगों ने मुझसे ये कहा कि तुम बड़े स्केल पर थोड़ा सा और गाना शुरू करो, नियमित गाना शुरू करो और उसको क्लासिकल म्यूजिक को सीखो। क्योंकि तो मैंने सीखना शुरू किया और मंच पर गाना भी शुरू किया और नियमित रियाज शुरू किया। ये घर में से मेरे सासू माँ से, मेरे हस्बैंड से और घर के सभी लोगों से, बच्चों से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं फिर से शुरू करूं और मैं उसको साइंटिफिकली सीखूं। अब इसकी उपयोगिता मैंने अभी पहचानी कि जब हम बच्चे थे तब तो हमको सुकून, बस खुशी मिलती थी, यही हमारा उसका एक मुद्दा था गाने का। बाकी मेरा अभी जो है, अभी हम इस उम्र में आने के बाद में, प्रोफेशन में आने के बाद में, घर बाहर सोशल ये सब संभालते संभालते और कई तरह के स्ट्रेस फैक्टर हमारे आजू बाजू होते हैं, तो मैंने जब गाना शुरू किया और सीखना शुरू किया तो वो जो रियाज और वो जो प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होता था, उस समय में मुझे जो स्ट्रेस, जो रिलैक्सिंग फील होता था कि मेरा भजन गाते गाते मैं देखती थी कि मेरी आंखें बंद हो जाती थी, तो सामने बैठे लोग भी मुझे नहीं दिखते थे। तब मैंने जाना कि गाने से हम एक तरह का क्या क्या कहेंगे कि तन्मयता हो जाती है, एकाग्रता हो जाती है। मैंने बच्चों को देखा, मेरे बच्चे भी गाते हैं, बच्चों को देखा कि जब भी वो बोलते हैं मम्मी जब भी पढ़ाई का टेंशन आया तो हम लोग गाना लेके बैठ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाते हैं और गाते हैं। 15-20 मिनट गाए कि फिर हमारा मूड फ्रेश हो जाता, हम फिर पढ़ाई को लगते। मतलब पढ़ाई का जो टेंशन उनको है, तो इसका मतलब ये कि टेंशन कम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। उसके फिजिकल फायदे अगर मैं देखूं अब, तो मैंने देखा कि मेरी सांस पहले 8 गिनने तक ही हो सकती थी, रुक सकती थी। अब मेरी सांस 15 गिनने तक रुक सकती है। मतलब मेरी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ गई और सांस छोड़ने की भी प्रक्रिया जो है वो लंबी हो गई, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए और हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। रियाज में बहुत ऊंची आवाज ले जानी पड़ती है, उसमें आपके मस्तिष्क में एक तरह की तरंगे उठती हैं जिससे एंडोर्फिन रिलीज होने के अभी प्रमाण मिले हैं। तो उससे हमको सुख, खुशी मिलती है। एंडोर्फिन के जो फायदे होते हैं वो हमें मिलते हैं, प्लस हार्ट को फायदा होता है और सांसों पर नियंत्रण हमको करना आ जाता है कि गाते समय आपको पर्टिकुलर जगह सांस छोड़नी है, पर्टिकुलर जगह सांस लेनी है, उतनी ही सेकंड के लिए लेनी है। तो ये सब जो चीजें हम मास्टरी अगर करते हैं किसी विधा की के द्वारा, संगीत गाना एक विधा हो गई, सुनना दूसरी विधा है, तो उस विधा के द्वारा अगर हम ये गेन करते हैं तो एक तरह का आध्यात्मिक, हम जो बोल रहे थे योग के बारे में, दूसरा एक मानसिक तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, ईश्वर के निकट जाते हैं, और फिजिकल यानी हमारे लंग्स, ब्रेन और एक पर्टिकुलर पोस्चर में हमको 2-2 घंटे अगर बैठना है रियाज के लिए, तो हमको एक तरह की पोजीशन मेंटेन करने के लिए हमारे सारे मसल्स जो कि एक्टिंग मसल्स है, फिर सपोर्टिंग मसल्स है, एंटेगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, ये सारे मसल्स को एक तरह का एंड्योरेंस बढ़ता है। तो किसी भी विधा को, इसलिए मैंने संगीत की ये उपयोगिता जानकर मैंने वो शौक मेरा आगे बढ़ाया। आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आपने इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ बताए, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। पर उससे भी अच्छी जो बात मुझे लगी कि अपने मायके में तो ठीक है, बच्चे के लिए सब लोग करते हैं, तो ससुराल पक्ष में आपको जो प्रोत्साहन मिला, प्रेरणा मिली और जितना सपोर्ट मिला, तो मेरी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई और उनका अभिनंदन। और ये हमारे समाज के अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण है
कि अगर हमारी बहू या हमारी बच्ची कोई किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसके लिए हम लोग उपयुक्त वातावरण बनाए, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज दें। सही। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमरावती शहर की जानी मानी वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिवाजी भूतरा के साथ संपन्न हुई। हमने हमारे भरपूर प्रयत्न किए कि कार्यक्रम आपको रोचक लगे, लेकिन ये कैसा लगा इसका अंतिम निर्णय आपको केवल आप दे सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर। क्योंकि अब समय की अपनी सीमा है, इससे आपसे विदा का समय हो गया, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और मैम, आपने जितने अच्छे, रोचक और मधुर ढंग से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर।